मैं अपने कमरे में किताबों में सिर दिए पूरी तरह से व्यस्त थी। मेरे एग्जाम सिर पर थे। मैं घर पर ही रहकर अपने इम्तिहान की तैयारी कर रही थी। मैंने बहुत मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई की थी। मैं चाहती थी कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं। भैया का फोन आया तो सोनिया ने कमरे से मुंह निकाल कर मुझे जानकारी दी और फिर दोबारा जोर से बाहर की तरफ चली गई। भैया का नाम सुनते ही मैंने भी किताबें बिस्तर पर उछाल दी और सरपट दौड़ पड़ी। मैं तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंची तो देखा सोनिया तो फोन से चिपकी पड़ी थी। उसने बाकायदा हाथ में एक लंबी लिस्ट पकड़ रखी थी और उस पर लिखी एक एक चीज का नाम भैया को बता रही थी, जबकि माँ अफसोस भरी नजरों से उसे घूर रही थी। मैंने उसके हाथ से फोन लेना चाहा। बस करो अब, मुझे भी बात कर लेने दो। तो उसने फौरन ही फोन एक तरफ कर लिया। तुमसे सब्र नहीं होता, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दो। वो उंगली उठाकर बोली और फोन लेकर सोफे पर जा बैठी। मैं शांति से माँ की तरफ देखने लगी। वो खुद बेचारी परेशान बैठी थी। मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा था। मैं अपने मन में वो सब चीजें गिनने लगी जो मुझे भैया से मंगवानी थी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ भूल जाऊं। सोनिया खूब खिलखिलाकर अपनी चीजें बता रही थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं भी खुशी खुशी भैया को अपनी जरूरत की चीजें बताने लगी। मेरा नाम रचना है। मेरा रिश्ता एक गरीब घराने से था। पिताजी की मामूली सी नौकरी थी और उनकी तनख्वाह में घर का गुजारा मुश्किल से होता था। हम 3 बहन भाई थे। भैया सबसे बड़ा था। दूसरे नंबर पर सोनिया थी, जबकि मैं सबसे छोटी थी। मेरे माँ बाप साधारण और शरीफ लोग थे। ना तो पिताजी में कोई घमंड था और ना ही मेरी माँ की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें थी। पिताजी जो भी पैसे कमाते माँ उन्हें बहुत ही संभाल कर खर्च करती थी। वैसे भी पापा की तनख्वाह इतनी थी ही नहीं कि फिजूल खर्ची की जाती। माँ फिजूल खर्ची की आदी भी नहीं थी। वो खुद एक गरीब घराने से शादी करके आई थी, इसलिए अच्छी तरह जानती थी कि पति की कमाई को कैसे खर्च करना है। पिता और माँ के और भी भाई बहन थे, जिनमें से कुछ रिश्तेदार हमारी तरह गरीब भी थे, मगर कुछ रिश्तेदार अच्छे पदों पर काम करते थे। अमीर रिश्तेदार हमसे मिलना पसंद नहीं करते थे, जबकि बाकी सबका हमारे घर आना जाना लगा रहता था। पिताजी और माँ अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी खातिरदारी जरूर करते थे। मैं और सोनिया भी अपने माँ बाप की तरह साधारण मिजाज की थीं। हमें रंग बिरंगी चीजों का ज्यादा शौक नहीं था। हमारे माँ बाप जो भी कपड़े हमें लाकर देते हम चुपचाप पहन लेते। मगर भैया हमसे थोड़ा अलग था। उसे शुरू से ही अमीर बनने का बहुत शौक था। जब वो अपने अमीर रिश्तेदारों के हमउम्र बच्चों के पास महंगी गाड़ियां, खिलौने वगैरह देखता तो उसका दिल करता कि उसके माँ बाप भी उसे ऐसी चीजें ला कर दें। वो अक्सर पिताजी से फरमाइश कर देता, मगर पिताजी के बस में कहाँ था कि वो इतनी महंगी चीजें खरीदें। पिताजी तो घर की जरूरत की चीज ही लाया करते थे। भैया की फरमाइश पर माँ बाप के साथ साथ हम बहनों का दिल भी कट कर रह जाता था। हमारी बहुत ख्वाहिश थी कि हम अपने भैया की सारी फरमाइशें पूरी करें। वो बेशक मुझसे बड़ा था, मगर मैं भी उसे वैसे ही मानती थी जैसे माँ और सोनिया मानती थी। हम बहन भाइयों में आपस में बहुत प्यार था। आम बच्चों की तरह हमारे बीच कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, क्योंकि हमारे माँ बाप में आपस में खूब बनती थी। मैंने अपने माँ बाप को कभी भी लड़ाई या बहस करते नहीं देखा था। पिताजी जो भी फैसला लेते थे, माँ उसे बिना किसी बहस के मान जाती थी। इसीलिए हम बहन भाइयों ने भी कभी आपस में बहस नहीं की। हम एक दूसरे की राय और पसंद नापसंद का ख्याल रखते और इज्जत और प्यार से एक दूसरे से बात करते थे। मैंने अभी मैट्रिक का इम्तिहान ही पास किया था कि एक भयानक हादसे ने हमारी जिंदगियों पर बहुत बुरा असर डाला। दरअसल पिताजी बाजार जाते हुए एक एक्सीडेंट का शिकार हो गए और फिर तो वे बिल्कुल चारपाई से लगकर रह गए। मेरे पापा को बहुत ज्यादा चोट आई थी। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया था, मगर उनका बहुत सारा खून बह चुका था। 1 हफ्ते अस्पताल में रहने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें डिस्चार्ज करके घर भेज दिया। पिताजी के पांव में इस कदर चोटें लगी थीं कि वे चलने फिरने के काबिल नहीं थे। हम उनका हर तरीके से ख्याल रखने की कोशिश कर रहे थे, मगर उन्हें अपने लाचार होने का बहुत दुख था।
वैसे तो डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई थी कि कुछ समय के बाद वो चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे, लेकिन पिताजी के लिए सब कुछ बर्दाश्त करना आसान नहीं था। भैया भी अभी कॉलेज में पढ़ रहा था, वो अभी कमाने के काबिल नहीं हुआ था। अब पापा को ये फिक्र थी कि घर का खर्चा कौन चलाएगा। ऐसे हालात में वे काम पर तो नहीं जा सकते थे, लेकिन ऐसे वक्त में मेरी माँ पिताजी की ढाल बन गई थी। वो उन्हें हिम्मत देती रहती। भगवान कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। जो कुछ भी है वो सबकी जिम्मेदारी भगवान ने खुद ही ले रखी है। आप फिक्र मत करिए, वो खुद ही कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। आप बस अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। मैं और सोनिया भी पापा का ध्यान बटाने की कोशिश करते थे, लेकिन मेरे पापा ये सब बर्दाश्त नहीं कर सके। उनकी हालत बेहतर होने की बजाय और भी बिगड़ने लगी और फिर 1 महीने के बाद मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए। पापा के साथ जो कुछ भी हादसा हुआ था उससे हम सब बहुत दुखी थे, लेकिन उनकी मौत ने तो हमें बिल्कुल बेहाल ही कर दिया था। दिल था कि दुख से फटा जाता था। भले ही मेरे पिताजी चारपाई से लगे हुए थे, मगर उनकी मौजूदगी से ही हमारे ऊपर एक बड़ी ढाल थी। कम से कम वे हमारी आंखों के सामने तो थे। पिताजी की खाली चारपाई को देखकर दिल खून के आंसू रोता था, मगर अब सब्र कर लेना ही इस दुख की घड़ी में सबसे आसान रास्ता था। हम सब एक दूसरे को हिम्मत देने में लगे रहते। पिताजी की मौत ने हम बहन भाइयों को एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब कर दिया था। अब उनके बाद हम सबकी उम्मीदों का एकमात्र सहारा हमारा भाई था। हम नहीं चाहते थे कि वो अपने कॉलेज की पढ़ाई को अधूरी छोड़ दे। मेरे माँ बाप का सपना था कि मेरा भाई पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने और घर के हालात बदले, मगर इससे पहले कि वो घर के हालात बदलता, वक्त ने हमारे हालात बदल दिए थे। अनाथ होने के बाद उसके लिए पढ़ाई जारी रखना अब मुमकिन नहीं था। मैं नौकरी के साथ भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकता हूँ। माँ, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। उसने माँ के चेहरे पर एक उदास नजर डालकर उन्हें तसल्ली दी और अपनी पढ़ाई को एक तरफ करके वो नौकरी की तलाश में लग गया। उसका इरादा था कि जब उसे नौकरी मिल जाएगी या वो सेटल हो जाएगा, तब वो अपनी पढ़ाई को एक बार फिर से शुरू करेगा। भाई ने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, लेकिन इतनी पढ़ाई के बाद भी उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती थी। इसलिए भैया ने अपने दोस्त की मदद से मार्केट में एक छोटा सा ठेला लगा लिया, जिस पर वो लड़कियों के सजने संवरने की चीजें बेचता, जैसे इयररिंग्स, बालों की क्लिप्स वगैरह। भाई का काम कुछ ही दिनों में चल निकला था। मुनाफा बहुत ज्यादा तो नहीं होता था, मगर हमारे गुजर बसर होने लगी थी। पिताजी के बाद भाई ने हमें बेसहारा नहीं छोड़ा था और उसने घर को संभाल लिया था। अब वही घर का बड़ा था। भाई जब भी अपना माल दूसरे शहर से सस्ते दामों में खरीद कर लाता, तो हम बड़े ही शौक से उन चीजों को देखते। उनमें ज्यादातर चीजें ऐसी होती जो हमें बहुत पसंद आती थी। भाई कभी कभार उनमें से एक आध चीज हमें भी दे देता, तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो हमारे चेहरे पर मौजूद खुशी देखकर खुद भी मुस्कुरा देता। तुम लोग फिक्र ना करो, मैं तुम लोगों की हर इच्छा पूरी करूंगा। वो हमसे बार बार वादा करता। हमें अपने भाई की बातों पर पूरा यकीन था। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब कैसे होगा। बस इस बात पर भरोसा रखा था कि अगर भाई ने कहा है तो वो अपना कहा हुआ सच करके दिखाएगा। हम दोनों बहनें हमेशा भाई के लिए प्रार्थना करती थी कि भगवान उसे इतना दे कि हमें जमाने में किसी और का मोहताज ना होना पड़े। मैंने और सोनिया ने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था, जिससे कुछ आमदनी हो जाती थी, मगर वो हम सबके लिए काफी नहीं थी। मैं मैट्रिक के बाद कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाई थी, लेकिन मैं चाहती थी कि घर पर रहकर तैयारी करूं और प्राइवेट ग्रेजुएशन के एग्जाम पास कर लूं। हम तीनों भाई बहन बहुत मेहनत कर रहे थे। मेरी माँ के भाई सऊदी अरब में रहते थे। वो काफी समय बाद भारत लौटे तो माँ ने पिताजी की मौत का अफसोस जताया। हमारे घर के हालात देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ, मगर वो इस बात से खुश और हैरान थे कि भाई ने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर पिताजी के बाद घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी।
बहुत कम नौजवान ऐसे होते हैं जो अपने बड़ों के बाद घर का जिम्मा संभालते हैं। अमित में वो जिम्मेदारी मौजूद थी। उन्होंने भाई की बहुत तारीफ की तो भाई भी खुश हो गया। मेरे पास सऊदी अरब में कुछ लड़कों की जरूरत है। वैसे तो मैं वहीं से लड़के रख लेता हूँ, मगर अगर अमित मेरे साथ सऊदी जाना चाहे तो मैं उसे ले जाने को तैयार हूँ। मामा की बात सुनकर जहाँ माँ हैरान थी, वहीं हम दोनों बहनें भी चौंक गई थीं। माँ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इकलौते बेटे को इतनी दूर भेज दें, लेकिन भैया ये सुनकर बहुत जोश में आ गए। उन्होंने माँ से तुरंत हामी भर दी कि वो वहां जाकर बहुत मेहनत करेंगे और उन्हें कभी मायूस नहीं करेंगे। माँ को भाई के जाने पर ऐतराज था। मामा तसल्ली देकर चले गए कि वो जल्द ही उसे वहां बुलाने का इंतजाम करेंगे, लेकिन माँ नहीं चाहती थी कि भाई देश से बाहर जाए। वो हमारा इकलौता सहारा था। माँ का कहना था कि बाहर जाकर औलाद अपने माँ बाप और घर वालों को भूल जाती है, लेकिन हम जानते थे कि भैया ऐसा नहीं है। भाई और हमने मिलकर माँ को मना लिया, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अगर भाई खुद वहां जाना चाहता था और मेहनत करना चाहता था तो हमें उसकी राह में रुकावट नहीं बननी चाहिए। ये बात मैंने माँ को समझाई तो उन्हें भी जल्दी समझ आ गई। वो एक माँ थी, उनका दिल परेशान होना लाजमी था, मगर वो बेटे की तरक्की के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहती थी। वो भी चाहती थी कि हमारे घर के हालात बदलें और वो अपने बच्चों को जिंदगी की हर सुविधा का लाभ उठाते हुए देखें। अगर भाई की बदौलत ये मुमकिन हो रहा था तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए था। ये बात माँ को समझाई गई तो उन्होंने भैया को सऊदी अरब जाने की इजाजत दे दी। मामा ने वापस जाकर कुछ ही महीने में भैया को सऊदी बुलाने का इंतजाम कर लिया और भैया हम सबको छोड़कर वहां से चले गए। भैया ने वादा किया था कि वो अपनी पहली तनख्वाह की सारी रकम हम बहनों की फरमाइशें पूरी करने में लगाएंगे। तुम लोगों को जो भी चाहिए वो सोच कर रख लो। जैसे ही मुझे सैलरी मिलेगी मैं तुम लोगों के लिए यहाँ से ढेर सारी चीजें भेजूंगा। मैं और सोनिया तो ये सुनकर खुशी से उछलने लगी थी। माँ ने हमें बहुत समझाया कि अगर भाई की कमाई शुरू हो रही है तो फिजूल खर्ची में उड़ाने की बजाय अपनी शादी के लिए पैसे जमा करके रखो। मगर हमारी भी कुछ इच्छाएं थीं जो हमेशा से हमने दबा रखी थी, इसलिए हमने वो सब चीजें खरीदनी चाही। मैं और सोनिया ने अपनी लंबी लंबी लिस्ट बनाकर रख ली थी। भैया का फोन आया तो हमने खुशी खुशी उन्हें सारी चीजें बता दी। वादे के मुताबिक कुछ ही समय में हमें हमारे मतलब की चीजें भेज दी गईं। मैं और सोनिया वो चीजें देखकर बहुत खुश थी और उनका इस्तेमाल करने के लिए तड़प रही थी, मगर माँ ने उन्हें कब्जे में रखकर संदूक में डाल दिया और ताला लगाकर रख दिया। जब तुम लोगों की शादी होगी तो ये सारी चीजें दहेज में शामिल करके तुम्हें दे दूंगी। माँ की बात सुनकर मैंने अपना सिर पकड़ लिया था। ना जाने हमारी शादी को अभी कितना समय बाकी था। तब तक तो इन सब की एक्सपायरी डेट भी खत्म हो जाएगी। मैंने माँ को ये बात समझाई, मगर उनकी समझ में नहीं आई। भला इन चीजों की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है? ये तो सारी जिंदगी चल सकती हैं। माँ मेरी बेवकूफी पर हैरान थी और मैं सोच रही थी कि माँ मेरी बात समझ ही नहीं रही। कुछ ही समय में हमारे घर के हालात काफी हद तक बदल गए थे। भैया हर महीने लाखों रुपए भेजता और हम खूब मजे करते थे। माँ को ज्यादा फिजूल खर्ची की आदत नहीं थी, मगर फिर भी वो हमारी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं छोड़ती थी। भैया ने माँ से खास तौर पर कह रखा था कि आपको उनकी इच्छाओं को दबाने की जरूरत नहीं है। हालांकि साथ में माँ काफी पैसे जमा करके भी रख रही थी ताकि जरूरत पड़ने पर वे काम आ सकें। घर तो हमारा अपना था, मगर वो टूटा फूटा था। माँ ने घर की मरम्मत में अच्छा खासा पैसा लगाया और फिर नए सिरे से घर को सजा संवार दिया। हमारे हालात बदले तो अमीर रिश्तेदारों की नजरें भी बदलने लगी। सोनिया के लिए अच्छे घराने से रिश्ता आया था। लड़के वाले माँ की जान पहचान के और अच्छे खाते पीते लोग थे। माँ ने भी भैया के साथ इस बारे में बात करने के बाद सोनिया का रिश्ता पक्का किया और उसकी शादी की तारीख तय कर दी। भैया को सऊदी गए हुए 2 साल हो गए थे। वो सोनिया की शादी में शामिल होने आए तो माँ ने फैसला किया कि अब वो
भैया की शादी भी कर देंगी, क्योंकि ना जाने अब वो दोबारा कितने साल के बाद यहाँ पर लौट कर आते। माँ और भैया ने सोनिया की शादी पर भी दिल खोल कर पैसा खर्च किया था। सोनिया की जरूरत का हर सामान दहेज में दिया गया। माँ ने भैया से कहा, मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर रखी है। ये सुनकर भैया के कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा, आपने मुझे इस बारे में कोई बात तो नहीं की थी और ना कोई राय मांगी। माँ ने तुरंत कहा, अच्छा, मैं तेरी माँ हूँ या तू मेरी माँ है? भैया ने हैरत से माँ की तरफ देखा। फिर माँ ने कहा, तुम्हारी मामी के भाई की बेटी रेखा तुम्हें कैसी लगती है? मेरी माँ ने पूरे परिवार की सबसे प्यारी लड़की का नाम लिया तो मेरी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और ना सिर्फ शक्ल सूरत से बल्कि बातचीत में भी वो बहुत अच्छी थी। भैया 3 महीने के लिए आए थे। सोनिया की शादी को भी 1 हफ्ता गुजर चुका था और भैया के पास अभी काफी वक्त था। माँ ने कहा, तुम कहो तो मैं बात आगे चलाऊं? भैया ने कहा, अगर आपको पसंद है तो फिर मुझे कोई ऐतराज नहीं। भैया ने हामी भरी तो माँ खुशी से उछल पड़ी। अगर मेरी माँ इधर से जल्दबाजी कर रही थी तो लड़की वालों की तरफ से भी ऐसा ही था। ये देखकर मैं और भैया हैरान रह गए। माँ ना सिर्फ रिश्ते की बात कर चुकी थी, बल्कि दोनों तरफ से हाँ होने के बाद शादी की तारीख भी तय कर दी गई थी। और बहुत जल्दी भैया की चांद जैसी खूबसूरत दुल्हन विदा होकर हमारे घर आ गई। माँ ने जैसे सोनिया की शादी में कोई कमी नहीं रखी थी, वैसे ही भैया की शादी में भी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रही और अपनी बहू को एक से एक बढ़कर खूबसूरत कपड़े और जेवर दिए। भैया की शादी हमने 1 महीने में ही कर दी थी, इसलिए हम शादी से पहले भाभी को ज्यादा अच्छी तरह से जान नहीं पाए थे। भैया अपनी शादी के 1 महीने बाद वापस सऊदी अरब चले गए, क्योंकि वो अब अगले 6-7 महीने के बाद वापस लौटना चाहते थे। भैया की गैर मौजूदगी में माँ ने भाभी का हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश की, ताकि वो अपने घर से यहाँ आने की कमी महसूस ना करें। मगर भाभी का व्यवहार शुरू से ही माँ के साथ कुछ ठीक नहीं था। मैंने भी भाभी से दोस्ती करने की कोशिश की, क्योंकि सोनिया की शादी के बाद से ही मैं घर में बोर होती थी। लेकिन भाभी को शायद ये पसंद नहीं था कि वो मुझसे या माँ से ज्यादा घुल मिलकर बातें करें। वो अपने आप में ही सिमटी रहती और जरूरत से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी। अगर माँ उनसे कोई बात पूछती तो वो बस हाँ या हूँ में ही जवाब देती थी। उन्होंने किचन का भी कोई काम नहीं संभाला था। वो ज्यादातर अपने कमरे में ही बैठी रहती और कमरे से बाहर नहीं निकलती। अगर हम उनके कमरे में जाकर बैठ जाते तब भी वो चुपचाप बैठी रहती या अपने फोन में लग जाती। उनके व्यवहार से साफ जाहिर था कि वो हमसे किसी भी तरह से कोई दोस्ती तो दूर बातचीत भी नहीं करना चाहती। उनके व्यवहार को देखकर धीरे धीरे मैं भी पीछे हट गई। लेकिन माँ तो उनकी सास थी, वो कैसे उन्हें अपने आप से इस तरह से मगन रहने देती। माँ ने उन्हें घर के कुछ कामों के बारे में बताया और उनकी जिम्मेदारी लगवाई कि आज से ये काम उन्हें संभालने होंगे। वैसे तो किचन का ज्यादातर काम माँ और मैं ही निपटाते थे। माँ ने उन्हें भी छोटे मोटे कामों की ड्यूटी दे दी, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई, बल्कि भैया को माँ की शिकायत लगा दी कि माँ ने उन पर पूरे घर का काम डाल दिया है। भैया ने माँ से फोन पर कहा कि उसे अभी काम करना नहीं आता, वो धीरे धीरे सीख जाएगी, इसलिए आप अभी उसे कोई भी काम करने के लिए ना कहें। माँ भैया की बात सुनकर हैरान थी। माँ ने तो उन्हें ऐसे काम बताए थे जो हर लड़की को करने आते हैं, जैसे बर्तन धोना और किचन को साफ करना। मगर उसने ना जाने भैया को क्या शिकायत लगाई। माँ ने उसे किसी भी तरह का कोई भी काम करने के लिए अब बिल्कुल कहना ही छोड़ दिया था। अगर वो कोई काम नहीं करती थी तो हम दोनों मिलकर कर लेते थे। माँ ने मुझे तसल्ली दी तो मैंने उनसे यही कहा कि मुझे कोई खास इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो पहले भी काम करती थी और अब भी कर लूंगी, तो फिर मेरे लिए इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हमारा नीचे वाला पोर्शन अब पूरा बन चुका था। माँ चाहती थी कि अब वो ऊपर वाले पोर्शन की भी अच्छे से मरम्मत करवा ले, ताकि आने वाले समय में भाई और भाभी को ऊपर शिफ्ट किया जा सके, क्योंकि माँ ने उनके तेवर देख लिए थे। वो घुल मिलकर रहने वालों में से नहीं थी। इसीलिए जब भाई पैसे भेजता तो माँ ऊपर के पोर्शन की मरम्मत में
थोड़ा थोड़ा काम करवा लेती और सारे पैसे वहीं खर्च हो जाते। भाभी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि भाई की माँ उनके पति की कमाई यूं ही लुटा रही है। उन्होंने भैया से शिकायत की कि आपकी माँ मुझे खर्चे के लिए 1 रुपया भी नहीं देती और सारा पैसा अपनी बेटियों और फिजूल खर्ची पर उड़ा देती हैं। हालांकि माँ बिल्कुल भी फिजूल खर्च नहीं करती थी। वो तो घर की जरूरतों की मरम्मत करवा रही थी। इन्हीं पैसों से उन्होंने सोनिया और भाई की शादी भी करवाई थी। अब जब 2 बड़ी जिम्मेदारियों से वो मुक्त हो चुकी थी, तो उन्होंने ऊपर वाला पोर्शन बनवाने का सोचा। लेकिन मुझे भाभी के व्यवहार से ज्यादा भैया के व्यवहार पर हैरानी हुई। वो इतने कान के कच्चे कैसे हो सकते थे? अब वो माँ की बातों से ज्यादा अपनी पत्नी की बातों पर भरोसा करने लगे थे। इसके बाद भैया ने अपनी पत्नी को ही पैसे भेजने शुरू कर दिए। माँ को इस बात पर भी कोई ऐतराज नहीं हुआ। हालांकि अब उन्हें भेजे जाने पहले पैसों में काफी कमी आ गई थी। भैया अब ज्यादातर पैसे अपनी पत्नी को ही देने लगे। फिर भी माँ खुश थी कि चलो कोई बात नहीं, इतने कम पैसों में भी हम माँ बेटी का गुजारा ठीक से कर लेते हैं। बल्कि माँ ऊपर वाले पोर्शन में भी थोड़ा थोड़ा पैसा लगाती रहती थी। जब भैया 6-7 महीने के बाद लौट कर आए, तो वो बस अपनी पत्नी के ही होकर रह गए। या तो वो अपने कमरे में घुसे रहते या फिर अपनी पत्नी को घुमाने ले जाते। माँ हैरान थी कि उनके बेटे का व्यवहार इतनी जल्दी कैसे बदल गया। वो तो माँ और बहनों पर जान न्यौछावर करने वाला लड़का था, मगर अब वो ऐसा बदल गया था कि पूरे दिन हमारे कमरे में झांकने तक नहीं आया। वो अक्सर रात का खाना भी बाहर खाने जाता। भैया ने एक बार भी कभी हमसे साथ चलने को नहीं कहा। हमारा भाई ऐसा तो नहीं था, हम उसे अच्छी तरह जानते थे। ये सब उसकी पत्नी का असर था, क्योंकि वो भाई के साथ अकेले घूमना चाहती थी। वैसे भी माँ का मानना था कि पति पत्नी को साथ में अच्छा वक्त गुजारने का मौका देना चाहिए। और वैसे भी भैया इतने समय के बाद सऊदी अरब से आए थे, समय बिताना भी जरूरी था। इस बात पर बुरा नहीं मानना चाहिए। मेरी माँ समझदार थी, वो सारी बातें समझती थी। मेरे दिल में भाई के खिलाफ काफी शिकायतें भर गई थी, लेकिन माँ मुझे समझाती और मैं समझ जाती। मेरा व्यवहार भैया और भाभी के साथ बिल्कुल ठीक रहता। एक दिन भैया ने माँ से कहा, आप सारा पैसा फिजूल कामों में लगा देती हैं। जब हम नीचे वाले पोर्शन में आराम से रह रहे हैं, तो ऊपर वाले पोर्शन को ठीक करवाने की क्या जरूरत है? रचना को तो वैसे भी शादी करके दूसरे घर चले जाना है और हम 3 लोगों के लिए एक पोर्शन काफी है। मैं अब रेखा को ही पैसे भेजूंगा, वही घर का खर्चा उठाएगी। आज मेरी नौकरी है, अगर नौकरी कल को चली जाए तो हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि मैं वापस आकर कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकूं। भाई की बात सुनकर माँ के साथ साथ मैं भी हैरान थी। भाई अच्छी तरह जानते थे कि माँ फिजूल खर्च नहीं करती। अगर ऊपर वाले पोर्शन में वो पैसे लगा रही थी, तो उसका मकसद था कि जब तक हम उसे खुद इस्तेमाल ना करें, उसे किराए पर चढ़ाकर कुछ अतिरिक्त कमाई हो सके। मगर भाई कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो माँ को बातें सुनाकर चलते बने। उनकी आंखों में आंसू आ गए। भैया 3 महीने भारत में रहने के बाद वापस चले गए, लेकिन इस बार उनके जाने के बाद बहुत बदलाव आया। अब उनका व्यवहार भी हमारे प्रति बदल चुका था। वैसे भी उनकी पत्नी अब हमारे सिर पर चढ़कर नाचने लगी थी। भैया अब माँ के बजाय भाभी को पैसे भेजते और वो माँ को एक एक पैसे का हिसाब करके देती। घर का खर्चा भी खुद ही चलाती थी। वो अपनी बहनों को लेकर बाजार जाती और महीने का थोड़ा बहुत सामान ले आती और माँ को साफ बता देती कि इतने सामान में ही गुजारा करना है, क्योंकि बाकी के पैसे मैंने जमा कर दिए हैं ताकि भविष्य में काम आ सके। लेकिन वो पैसे जमा नहीं करती थी, बल्कि अपने घर वालों पर खर्च करती थी। मैंने कई बार देखा कि वो और उनकी बहनें बाजार से थैले भरकर सामान लाती थी और अपने कमरे में ले जाकर छुपा देती थी। उन थैलों में कई तरह के कपड़े, सैंडल और मेकअप का सामान होता था। भाभी की बहन की शादी थी और उस पर उन्होंने दिल खोल कर खर्च किया। दहेज का बहुत सा सामान भी उन्होंने खुद ही खरीद कर दिया। हमें ये बात नहीं बताई गई, लेकिन किसी न किसी तरह हमें ये सब पता चल गया। वो भैया की कमाई जैसे मर्जी चाहे खर्च कर सकती थी। वो उनकी पत्नी थी और उनका उस कमाई पर अधिकार था।
मगर हम माँ बेटी का भी भाई की कमाई पर कुछ अधिकार तो बनता था ना। अब हमारे लिए रोटी के लाले पड़ने की नौबत आ गई थी। भाभी ने अपनी बहन की शादी पर इस कदर पैसा खर्च किया कि घर का कोई भी सामान नहीं भरवाया था। घर में अब पकाने को कुछ भी नहीं था। वो सुबह सवेरे अपनी बहनों के साथ निकल जाती और फिर रात को ही लौटती। हम दोनों माँ बेटी के लिए खाने को कुछ भी नहीं होता। माँ ने साफ कहा कि घर में सारा राशन खत्म हो गया है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम राशन भरवा दो। मगर वो कंधे उचकाकर कहने लगी, अभी आपके बेटे ने पैसे नहीं भेजे हैं, जब पैसे आएंगे तब खरीदारी करूंगी। हालांकि भैया हर महीने की पहली तारीख को पैसे भेज देते थे, मगर इस बार सारे पैसे भाभी ने अपनी बहन की शादी पर खर्च कर दिए थे और अभी महीने के खत्म होने में काफी दिन बाकी थे। ऐसे में हम दोनों माँ बेटी का गुजारा कैसे होता, ये हम समझ नहीं पा रहे थे। हमें अब भाभी के इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। माँ ने मुझे कुछ पैसे देकर बाजार से सामान लाने के लिए भेजा। तभी अचानक मुझे गली के नुक्कड़ पर अपने नाम को पुकारे जाने की आवाज पीछे से सुनाई दी। वो रजत था, जो तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा था। तुम कहाँ होती हो आजकल, नजर ही नहीं आती। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें भला मेरी क्या जरूरत? मैंने उससे कहा, दरअसल मेरी नौकरी लग गई है। मैं मम्मी को तुम्हारे घर भेजना चाहता था और मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। मुझे उसकी ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी नौकरी से भला हमारा क्या लेना देना? मैंने भौंवे चढ़ाकर कहा तो वो मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं चुप रह गई। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो ये कहेगा। वो अक्सर मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देखता था और अभी भी वो मुझे ध्यान से देखने लगा तो मैं घबरा कर बोली, मैं जा रही हूँ। और फिर मैं आगे बढ़ गई। अभी मेरे घर के हालात इस काबिल कहाँ थे कि माँ मेरे रिश्ते के बारे में सोचती। रजत को तो जैसे मेरे जवाब का इंतजार था। उसने अगले ही दिन अपनी माँ को रिश्ते के सिलसिले में हमारे घर भेज दिया। वो हमारे मोहल्ले के एक अच्छे घराने से आता था, पढ़ा लिखा था और अब तो उसकी नौकरी भी लग गई थी। इस रिश्ते पर ऐतराज करने वाली कोई बात नहीं थी, मगर भाभी के कान खड़े हो गए। माँ ने उन्हें भाई से बात करके जवाब देने के लिए कहा तो वे लोग वापस लौट गए। वैसे तो सब कुछ ठीक है, तुम्हारा दिल क्या कहता है? माँ ने मेरी राय जाननी चाही। माँ, भैया से पूछ लो, मैं क्या कहूँ? मुझे नहीं पता। मैंने सारा मामला भैया पर डाल दिया, मगर मुझे अपने गाल गरम गरम महसूस हो रहे थे। मुझे डर लगने लगा कि कहीं मेरे चेहरे से माँ कुछ अंदाजा न लगा ले कि मैं रजत को पसंद करती हूँ। मैंने उसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था, मगर उसका मुझे पसंद करने का इजहार करना और फिर रिश्ता भिजवा देना मेरे दिल को नरम कर गया था। मैं तुरंत किचन में चली गई, लेकिन सामने खड़ी भाभी को देखकर ठिठक गई। वो मुझे सिर से पांव तक देख रही थी। अच्छी जगह हाथ मारा है वैसे तुमने। चक्कर चल रहा है ना तुम्हारा इसके साथ? वो तीखी आवाज में बोली तो मैं चौंक गई। ऐसा कुछ नहीं है, मैं धीमी आवाज में बोली। अरे क्यों कुछ नहीं है? तुम्हारा चेहरा सब बता रहा है। मुझे पता था कि वो हवा में तीर चला रही थी, लेकिन मेरा दिल बुझ चुका था। मैं उदास दिल से किचन से बाहर आई। माँ, आप उन लोगों को इस रिश्ते के लिए मना कर दीजिए। मैं माँ को हैरान छोड़कर छत पर चली आई थी। सुहाने सपने शुरू होने से पहले ही टूट गए थे। माँ के पास कुछ पैसे मौजूद थे, जो माँ ने भाई के पहले भेजे गए पैसों में से मेरी शादी के लिए बचाकर रखे थे। माँ ने वही पैसे निकाले और उसमें से घर का खर्च चलाने लगी, लेकिन माँ चाहती थी कि ये बात भाभी को पता ना चले, वरना वो बिल्कुल भी हमें पैसे नहीं देती। माँ हमारी जरूरत का सामान लेकर आती, जो महीने के आखिरी तक चल जाता और हम माँ बेटी का गुजारा हो जाता। इसलिए अब हम तंगी के साथ गुजारा करने लगे। मगर अगला महीना शुरू होने के बाद भी भाभी ने घर में राशन नहीं भरवाया। मैं तो घर में खाना खाती ही नहीं, इसलिए राशन डलवाने की जरूरत क्या है? आप लोग अपना खुद देख लो, जैसे गुजारा करना है कर लो। वैसे भी रचना सारा दिन फ्री होती है, इधर उधर नैन मटक्का करती रहती है। इससे बेहतर ये है कि ये कोई काम करे, उससे चार पैसे भी हाथ में आ जाएंगे। उसकी पढ़ाई लिखाई का भला क्या फायदा? अगर ये चाहे तो कोई नौकरी करके पैसे कमा सकती है।
भाभी की बात सुनकर माँ को झटका लगा। हमारे परिवार में लड़कियां नौकरी नहीं करती और ना ही हम बेटियों की कमाई खाते हैं। ये बात तुम्हारे पति को भी अच्छी तरह से पता है। माँ ने उसे गुस्से में कहा तो वो कहती हुई अपने कमरे में चली गई। हमारे परिवार की लड़कियां नौकरी नहीं करती। अकड़ तो देखो इन माँ बेटी की। अगर मैंने इनकी सारी अकड़ न निकाल दी तो कहना। तुम आ जाना और जो कुछ भी लेना हो बाजार चलकर ले लेना। मैं कपड़े धो रही थी। जब पानी की मोटर चलाने भाभी के कमरे के पास गई तो मुझे भाभी की आवाज साफ सुनाई दी। वो शायद अपनी किसी बहन से फोन पर बात कर रही थी। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। ना जाने उन्हें हम माँ बेटी से क्या दुश्मनी थी। हालांकि माँ और मैंने आज तक उनसे कुछ भी नहीं कहा था। वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारती आई थी। सारा पैसा भी उनके हाथ में था और ना ही उन्हें घर का कोई काम करना पड़ता था। फिर भी उन्हें हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थे। मैंने माँ को ये बात नहीं बताई क्योंकि उन्हें भी ये सब सुनकर दुख पहुंचेगा। घर में राशन बिल्कुल खत्म हो गया था और अब माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि कोई और सामान खरीद सके। भाभी अपना लाया हुआ सामान तो अपने कमरे में रखती या फिर किचन की अलमारी में रखकर ताला लगा देती। माँ कई बार कह चुकी थी कि घर में राशन भरवा दो, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। वो बहुत ही ढीठ किस्म की इंसान थी जिन्हें हमें परेशान करने में ना जाने क्या मजा आता था। तुम राशन क्यों नहीं भरवा पा रही? आखिरकार माँ का सब्र जवाब दे गया। पैसे खत्म हो गए हैं। पैसे आएंगे तो भरवा दूंगी। ऐसे कैसे मुमकिन है कि पैसे खत्म हो गए हैं? वो महीने के लाखों रुपए भिजवाता है और घर का खर्च इतना तो नहीं है कि राशन भी ना आ पाए, कि सारे पैसे ही खत्म हो जाएं। आपने भी तो इतने समय से अपने बेटे की कमाई लुटाई है या उसमें से कुछ बचाकर भी रखा है, तो उसी से मंगवा लो ना सारा सामान। उसे लगता था कि माँ के पास बहुत पैसे हैं, जबकि माँ सारा पैसा घर का सामान लाने में खर्च कर चुकी थी। तुम किस कदर घटिया सोच की इंसान हो। हम दोनों माँ बेटी भूखी रह रही हैं और तुम्हें अभी भी ये लगता है कि मेरे पास पैसे मौजूद हैं। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। माँ ने उसे बद्दुआ दी तो वो आपे से बाहर हो गई। आप होती कौन है मुझे इस तरह से बद्दुआ देने वाली? अगर बद्दुआ देनी है तो अपनी बेटी को दो। तुम्हारी बेटी को भगवान कभी खुश नहीं रखेगा। वो साफ साफ बदतमीजी पर उतर आई थी। मैं माँ को चुप करवाने लगी कि एक बदतमीज के मुंह लगने का क्या फायदा था। तुम माँ बेटियां मेरे पति को लूट लूट कर खा गई हो। निकल जाओ अभी के अभी मेरे घर से। ये घर मेरे पति की कमाई से ही बना है। भाभी न जाने अपने पति की कमाई को क्या समझ रही थी। हालांकि ये घर पिताजी के पैसों का बना था। तब टूटा फूटा जरूर था, मगर उसकी मरम्मत भाई के पैसों से हुई थी। इस घर में मेरे पति का ही अधिकार है। फिर भी उसने माँ और मुझे धक्के देने शुरू कर दिए। मैं हैरान परेशान थी। ये सब इतना अचानक हुआ कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने माँ को बचाने की कोशिश की। निकलो मेरे घर से अभी के अभी। वो हमें घसीटती हुई दरवाजे तक ले गई, जबकि हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। मोहल्ले वालों को ये सब तमाशा दिखाने का क्या फायदा था? मैं क्यों निकलूं? ये मेरे बेटे का घर है, मेरे पति का घर है। निकलना होगा तो तुम ही निकलो। मगर भाभी की ताकत हम दोनों माँ बेटी से ज्यादा थी और वो हमें धक्के मारने लगी। तो मैंने माँ का हाथ पकड़ा। चलिए माँ यहाँ से। इन्होंने हमें इतना बेइज्जत कर दिया है, इसके बावजूद भी अगर हम इसी दरवाजे पर पड़े रहेंगे तो हमसे बड़ा बेशरम और बेगैरत कोई नहीं होगा। अब एक पल भी हम इधर नहीं रुकेंगे। हाँ हाँ, सारी इज्जत तो तुम ही लोगों में है ना। वो बोली। अगर इतनी ही इज्जत वाली तुम माँ बेटी होती तो कब का यहाँ से चली जाती। क्या तुम लोगों ने मेरा व्यवहार नहीं देखा था? मैंने तो पहले दिन से ही तुम्हें मुंह तक नहीं लगाया था। फिर भी तुम दोनों इतनी ढीठ थी कि यहीं की यहीं पड़ी रही। लेकिन अब और नहीं, अभी के अभी निकल जाओ। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई और वो मेरे पीछे आ गई। मेरे पैरों में चप्पल तक नहीं थी। उसने तुरंत झटके से दरवाजा बंद कर लिया कि कहीं हम माँ बेटी वापस ना आ जाएं। शाम का अंधेरा फैलने ही वाला था। हम घर से तो निकल आए थे, मगर अब जाएं कहाँ?
सोनिया का घर दूसरे शहर में था और वैसे भी ऐसे हाल में बेटी के ससुराल जाकर और ज्यादा बेइज्जत होने का कोई फायदा नहीं था। हम कई सालों से यही रह रहे थे। मोहल्ले की सभी लोग हमें अच्छे से जानते थे। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर आगे बढ़ी। चलो सुनीता के घर चलते हैं। माँ ने अपनी सहेली का नाम लिया, जिनका घर गली के कोने पर था। हम जैसे ही सुनीता मौसी के घर के सामने से गुजरे, तभी भैया को गली में दाखिल होते देखा तो हैरान रह गए। वो भी हमें हैरानी से देख रहा था। क्या हुआ? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हमारा हाल देखता हुआ बोला। माँ और मेरे चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। सब ठीक तो है ना? वो हैरान होकर बोला। तुम्हारी पत्नी ने हमें मार कर घर से निकाल दिया है। हम सुनीता के घर जा रहे हैं। माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे तो मेरी आंखें भी भीग गईं। ये क्या कह रही हो माँ? भाई को यकीन नहीं आया। ये बिल्कुल सच है। वो हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। हम कई दिनों से भूखे प्यासे रह रहे हैं। माँ की हिचकियां बंध गईं। भाई ने तुरंत आगे बढ़कर माँ को गले से लगा लिया। आप लोग घर चलिए, वहीं पर बात करते हैं। भैया माँ को बाजू से पकड़कर घर की तरफ बढ़े और बोले, मैं तो सरप्राइज देने आया था। मुझे क्या पता था कि आप लोग इस कदर मुसीबत में हैं। आप पहले अंदर जाइए, मैं यहाँ एक तरफ खड़ा हूँ। भैया ने होशियारी दिखाई थी। ये बात माँ और मेरे मन में तो आई ही नहीं थी कि वो भैया के सामने तो सब साफ झूठ बोल सकती थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद भाभी की आवाज आई। कौन? मैं रचना हूँ भाभी, दरवाजा खोलिए। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। कुछ देर बाद भाभी की चिंघाड़ती हुई आवाज सुनाई दी। तुम फिर वापस आ गई? अभी तो मैं चैन की सांस भी नहीं ले पाई। तुम दोनों माँ बेटी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। वापस चली जाओ। भाभी दरवाजा खोलिए प्लीज। हम रात के इस वक्त में कहाँ जाएंगे? मैंने भाभी से मिन्नती की और तिरछी नजर से भैया की तरफ देखा। वो अपनी पत्नी के शब्द सुनकर हैरान थे। मैंने कहा ना, यहाँ से चली जाओ। क्यों मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए चली आई हो? तुम तो कहती थी कि हम बेगैरत नहीं हैं। अब कहाँ गई तुम्हारी गैरत? जाओ यहाँ से और मुझे अपने पति के साथ सुकून की जिंदगी जीने दो। भाभी ने भाई के सामने अपनी सारी पोल खुद ही खोल दी थी, जबकि उन्हें कुछ पता नहीं था। भैया का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने आगे बढ़कर अपनी पत्नी को आवाज लगाई। रेखा, दरवाजा खोलो। भैया की आवाज सुनकर दूसरी तरफ खामोशी छा गई और अगले ही पल दरवाजा खुल गया। भाभी हैरान नजरों से भैया को देख रही थी, जबकि भैया के पीछे मैं और माँ खड़े थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और बहन के साथ ऐसा सुलूक करने की? मैंने तुम्हें अपनी आंख का तारा बनाकर रखा, तुम्हारी हर इच्छा को पूरा किया। मैंने अपनी माँ से ज्यादा तुम्हें महत्व दिया था, ताकि तुम्हें यहाँ पर एडजस्ट होने में वक्त ना लगे। मैं तुम्हारी हर बात को सर आंखों पर रखता था। इसके बावजूद तुमने मेरी माँ और बहन के साथ ये सुलूक किया कि उन्हें उन्हीं के घर से धक्के मार कर निकाल दिया। तुम कितनी बेदर्द और जालिम इंसान हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुम्हें तो चाहिए था कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी माँ और बहन का ख्याल रखती और उन्हें अपना बनाकर रखती, ना कि उनके साथ तुम ऐसा जालिम वाला व्यवहार करती। भैया अंदर दाखिल होते ही भाभी पर बरस पड़े। वो परेशान खड़ी थी। ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। ये सब कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है। ये लोग मुझे परेशान करती हैं और मुझे ही घर से निकालना चाहती हैं। भाभी ने जल्दी से बात बनाने की कोशिश की, मगर अब कोई फायदा नहीं था। पानी सर से ऊपर जा चुका था। भैया अपने कानों से सब कुछ सुन चुके थे। अपनी बकवास बंद करो। मैं जानता हूँ तुम ड्रामा कर रही हो। अभी के अभी अपना सामान उठाओ और मेरे घर से निकल जाओ। जैसे तुमने मेरी माँ और बहन को निकाला था, वैसे ही तुम्हें अभी और इसी वक्त ये घर छोड़ना होगा। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, वरना मैं तुम्हें धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा। भाई ने गुस्से में भाभी से कहा और मुझे और माँ को लेकर कमरे में चले आए। भाभी भैया की मिन्नतें करती हुई कमरे के दरवाजे तक आ पहुंची, मगर भैया उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। भाभी को अपने कर्मों का फल मिल चुका था। वो रोती बिलखती अपना सामान लेकर वापस चली गई थी। उनके अंदर लालच कूट कूट कर भरा था। उन्हें इस बात का लालच था कि सारे पैसे वही रखें
और अपने घर वालों पर खर्च करें और पति की कमाई में से ना ननद पर और ना ही सास पर 1 रुपया भी खर्च करना पड़े। भाई ने माँ के पैर पकड़ लिए थे। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करती होगी। वो आपके खिलाफ काफी बातें बताती थी और मुझे उसकी बातों पर भरोसा हो जाता था। भैया को अपने बुरे व्यवहार का एहसास हुआ तो मन हल्का हो गया। तुम्हें हर रिश्ते में इंसाफ करना चाहिए। ज्यादातर औरतें जलन में ऐसा करती हैं, लेकिन ये तो आदमी का काम है कि वो सोच समझकर फैसला करे। कुछ समय अपनी पत्नी को सबक सिखाने के लिए तुम भले ही उसे उसके मायके में रहने दो, मगर फिर उसे वापस ले आना। आखिर वो तुम्हारी पत्नी है, उसे माफ कर देने में ही तुम्हारी भलाई है। माँ की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? वो इस लायक नहीं है कि भाई की जिंदगी में दोबारा शामिल हो। माँ ने मुझे गुस्से से घूरा। अपनी भाभी के बारे में ऐसी बातें मत करो। माँ ने मुझे ही डांट दिया। कुछ ही अरसे के बाद माँ ने भाई से बार बार कहना शुरू कर दिया कि वो भाभी को जाकर ले आए, मगर भाई टालता रहा। अभी उसे वहीं रहने दो माँ। पहले रचना की शादी की सोच लो। पहले उसे अपने घर का कर दें, फिर रेखा के बारे में सोचेंगे कि क्या करना है। इधर मेरी बहन सोनिया के ससुराल से मेरे लिए रिश्ता आया था। मन सोच रहा था, हालांकि इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं थी, मगर न जाने क्यों मेरा दिल खुश नहीं था। रजत का रिश्ता आने पर जैसे मेरा दिल धड़क उठा था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। भैया को इस रिश्ते पर कोई ऐतराज नहीं था। माँ मेरी मर्जी जानना चाहती थी। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, आप लोग खुद देख लें जो आपको ठीक लगे। मैंने माँ को अब भी वही कहा जो पहले कहा था, मगर इस बार माँ ने ध्यान से मेरा चेहरा देखा। इस बार रिश्ते का सुनकर तुम्हारे चेहरे पर वो रंग नहीं हुआ जो पहले उड़ रहा था। माँ मुझे ध्यान से देखकर धीरे से बोली तो मैं नजरें चुरा गई। माँ, तब बात और थी और अब वक्त और है। मैं वक्त को कसूरवार ठहरा कर खुद को इससे आजाद रख रही थी। आज शाम को रिश्ते वाले आ रहे हैं। वैसे तो मैं और तुम्हारा भाई दोनों ही तैयार हैं, इसलिए आज रिश्ता पक्का करके शादी की तारीख तय कर देंगे। माँ ने बताया तो मेरा दिल उदास हो गया। माँ, इतनी भी जल्दी क्या थी? माँ की तो शुरू से ही आदत थी, वो हथेली पर आम जमाने बैठ जाती थी। मैं बिना मन के शाम की तैयारी करने लगी थी। शाम को आए हुए मेहमानों को देखकर मैं हैरान रह गई। ये तो रजत के घर वाले थे। माँ मेरी हैरानी देखकर मेरे पास आई। रजत ने तुम्हारे भाई से बात की थी। उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसे बताया कि रजत का तुम्हारे लिए पहले रिश्ता आया था, मगर तुमने मना कर दिया था। इतना तो मुझे पता चल गया था कि तुम इस रिश्ते पर खुश थी, मगर मना करने की वजह नहीं पता थी। तुम बताओ, क्या अब भी तुम्हें इस रिश्ते पर ऐतराज है? इस रिश्ते को मना करने का अधिकार आज भी तुम्हारे पास है। माँ ने मुझे सर उठाकर अधिकार दे दिया था, मगर मैं भला क्यों इनकार करती, जबकि मेरा दिल उछल उछल कर रजत के साथ जीवन साथी बनने का सपना देख रहा था। आज मेरी मेहंदी की रस्म थी। मैं हल्का सा मेकअप करके शर्मा कर बैठी थी। तभी मुझे सामने से भाभी आती दिखाई दी। मैं हैरानी से उन्हें देखने लगी। मुझे माफ कर दो रचना, मैं माँ और तुम्हारे भाई से पहले ही माफी मांग चुकी हूँ। मैं अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ। दरअसल मुझे एकदम से इतनी इज्जत और पैसा मिल गया कि मुझे हजम ही नहीं हुआ और मैं अपनी औकात से बाहर निकल गई। तुम्हारा भाई मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरी हर बात मानता था। मैंने उसकी नरम दिली का नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया। मैं जानती हूँ कि अपनी हरकतों से मैंने तुम्हारा और माँ जी का बहुत दिल दुखाया है। जब मैं वापस मायके गई तब मुझे अच्छी तरह से ये एहसास हो गया कि जिन बहनों पर मैं इतना पैसा लुटाती थी, अब वही मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वे सब अपनी जिंदगी में व्यस्त थी। किसी को भी मेरे हाल से कोई मतलब नहीं था। मेरे माँ बाप भी मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे थे। फिर मुझे एहसास हो गया कि अब मेरी इज्जत और जगह सिर्फ अपने पति के घर में है, जबकि मेरी भाभियां तो मुझे एक दिन भी सहन करने को तैयार नहीं थी। पहले ही मेरी 3 बहनें बिन ब्याही बैठी हुई हैं, अब एक और जाकर उन पर बोझ बन गई थी। मैंने इतने समय में अपनी औकात पहचान ली है। तुम मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें बदल कर दिखाऊंगी। भाभी की इतनी सारी बातें सुनकर मेरा दिल भी पसीज गया।
मैंने उन्हें फिर सच्चे दिल से माफ कर दिया तो वो अपनी आंखों में आंसू भरकर मेरे गले से लग गईं। मैं विदा होकर रजत के घर आ गई थी, मगर अब मैं इस बात पर निश्चिंत थी कि मेरी माँ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही होगी। भाभी की अब इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वे माँ को परेशान करें, क्योंकि भाई भी भाभी की हरकतों से वाकिफ हो चुका था। इसलिए वो माँ का खास ध्यान रखता था। भाई कुछ समय के बाद वापस सऊदी अरब लौट गया। मैं सोनिया की तरह माँ से कटी कटी नहीं रहती थी, बल्कि अक्सर माँ का हाल चाल लेने घर पहुंच जाती थी। मैं ये देखकर खुश थी कि वो अपनी बहू के साथ अब एक अच्छी जिंदगी बिता रही थी। भाभी माँ का ख्याल रखती थी, क्योंकि अब वो इस बात को अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि नाजुक वक्त पर जब भैया जज्बातों से भरे हुए थे, अगर माँ चाहती तो भैया और भाभी का तलाक भी करवा सकती थी। मगर उन्होंने भाभी को माफ करके उन्हें अपनी गलती को सुधारने का एक मौका दिया था। इसलिए अब भाभी माँ की बहुत एहसानमंद थी और दिल से उनकी सेवा करती थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।